Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. Strength of Material, Mechanics of Solid वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट आपके लिए मैं लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बेसिकली डील करेगा और ये टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम डियर स्टूडेंट। हाँ, ये नाम तो सुना ही होगा आपने, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार आपके एग्जाम में एसएससी जेई और एएमआई बीटेक लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, इन सब में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी है, न्यूमेरिकल भी एक अच्छा खासा स्कोप बनता है और एग्जाम्स में कंसिस्टेंटली आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में तो इसका इंपॉर्टेंस है ही है डियर स्टूडेंट। सो ये जो टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मैं बताना चाह रहा हूं, ये आप अपने माइंड में बिठा लो। और इसी टॉपिक का बेसिकली हम जीरो लेवल से अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल लर्न करेंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम क्या है। सो डियर स्टूडेंट, बेंडिंग वर्ड अब आपके लिए लाइक अननोन नहीं है। हमने इससे पहले शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और बीम के लिए हमने एसएफडी, बीएमडी टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं और काफी डिटेल में किया था। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया था, उसका डायग्राम बनाया था। तो अब आपको पता है कि बीम पे जब लोडिंग होती है तो उस पे शियर फोर्स डेवलप होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। तो बेंडिंग मोमेंट जब किसी बीम में डेवलप होता है तो ऑब्वियसली उस बीम को वो बेंड करना चाहता है। फॉर एग्जांपल ये आपका बीम है और इस पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो मोमेंट का मतलब होता है कि ऐसे इसको बेंड करने की कोशिश करेगा। मोमेंट बेसिकली बीम पे अगर मोमेंट लग रहा है इट मींस वो बीम को बेंड करना चाहता है और बीम अगर बेंड होगा तो डेफिनेटली उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगा क्योंकि बेंडिंग भी एक तरह का डिफॉर्मेशन है और बीम में या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डिफॉर्म करते हो तो मटेरियल अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है और उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। सो बीम को अगर आप बेंड कर रहे हो डियर स्टूडेंट तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। ये एज सिंपल एज दैट, दिस कॉन्सेप्ट इज एज सिंपल एज दैट, बट इसको जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं इन डिटेल में। सो बिफोर वी plunge into the actual topic of shear force like bending stresses in beam, बेसिकली मैं एक आउटलाइन आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट कि इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या मैं करवाने वाला हूं और ये जो मैं करवाऊंगा ये यही एग्जैक्टली वे आउट है इस चैप्टर को सीक्वेंशियली लर्न करने का। लाइक इसमें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग और थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जहां से हम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम को एनालाइज करते हैं। सो इसकी अपनी एक थ्योरी डेवलप की गई है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग और थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग डियर स्टूडेंट। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे हम बीम में बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं। सो हम इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके एजम्पशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उस एजम्पशंस और थ्योरी के बेस पे बीम पे अप्लाई करके बीम के लिए हम बेंडिंग इक्वेशन डेवलप करेंगे डियर स्टूडेंट। सो एक इक्वेशन जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फार्मूला ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उस बेंडिंग इक्वेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसको हम बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि वो 3 टर्म होते हैं और वो सारे टर्म इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं, तो बेंडिंग इक्वेशन या फार्मूला भी बोल सकते हैं। सो बेंडिंग इक्वेशन देखेंगे जो कि प्योरली जो एजम्पशंस है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का उसी के बेसिस पे ये डेवलप किया हुआ मैथमेटिकल इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जनरली आपको इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, राइट, बेंडिंग इक्वेशन और फॉर्मूला। नाउ द थर्ड पॉइंट which we will be discussing in our later section of this video is called section modulus dear student। सेक्शन मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बीम का आप समझ लो सेक्शन मॉड्यूलस ही उसकी पूरी बेंडिंग स्ट्रेंथ को बता देता है। सो सेक्शन मॉड्यूलस हम समझेंगे क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसकी यूनिट क्या है और स्टैंडर्ड सेक्शंस लाइक सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, हॉलो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इस टाइप के बीम के लिए हम सेक्शन मॉड्यूलस फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट। एंड एट द सेम टाइम वी विल बी लर्निंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एमआर बोलते हैं डियर स्टूडेंट। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसएससी जेई सिविल में तो बार-बार जो न्यूमेरिकल पूछा होगा उसमें एक सेक्शन दे देगा, आई सेक्शन, जेड सेक्शन, सी सेक्शन, बिल्ट अप सेक्शन और उसके सारे पैरामीटर्स दे देगा, डायमेंशंस एंड ऑल, और बोलेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करो।
सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली सेक्शन मॉड्यूलस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब एक बीम के बेंडिंग एनालिसिस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये अंडरस्टैंड करेंगे डियर स्टूडेंट। ऑब्वियसली हम बेंडिंग इक्वेशन से ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिराइव करके इसको डिफाइन करेंगे। देन the next point will be our discussion point will be dear student bending stresses finding at different locations of the beam section and its variation graph, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो न्यूमेरिकल फुल फ्लेजेड न्यूमेरिकल करेंगे हम यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि बीम में बेंडिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, और वो भी अलग अलग लोकेशंस पे, या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, और उसका वेरिएशन ग्राफ डियर स्टूडेंट, क्योंकि बीम में बेंडिंग स्ट्रेस की एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, अलग अलग ट्रांसवर्सल सेक्शंस पे, ट्रांसवर्सल सेक्शन के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू होती है, तो उसका वेरिएशन ग्राफ भी हम देखेंगे। सो इस पे हम ऑलमोस्ट जो आपके एसएससी जेई या एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, इन सब के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। एंड एट द लास्ट ऑफ आवर डिस्कशन विल बी दैट लेसर आस्क्ड टॉपिक बट यूनिक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, दिस इज कॉल्ड फ्लिच्ड बीम डियर स्टूडेंट। हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो होमोजीनियस बीम है, मतलब उसमें एक ही टाइप का मटेरियल है, मींस एक मटेरियल का बना हुआ बीम है, बट यहाँ पे हम कई बार आप देखते हो कि बीम दो या दो से ज्यादा मटेरियल का बना होता है। लाइक आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह में लकड़ी के बीम को यूज करते हैं, और लकड़ी के ऊपर बेसिकली स्टील की स्ट्रैपिंग कर देते हैं, मतलब उस पर कवरिंग कर देते हैं, कई बार आपने देखा होगा। या कई बार क्या करते हैं तो वुडन ब्लॉक लेते हैं और वुडन ब्लॉक के बीच में एमएस का स्ट्रिप डाल के और फिर उसको ऐसा बीम ट्रीट करते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि लकड़ी जो वुडन बीम होता है उसकी स्ट्रेंथ मान लो कम है, तो उसके साथ अगर हम उसमें मेटालिक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, मेटालिक प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो जो एक बीम बनेगा उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मटेरियल, मींस अलग अलग मटेरियल का बना हुआ। सो उस बीम को बोलते हैं डिविजन फ्लिच्ड बीम। तो इस बीम की भी हम बेंडिंग एनालिसिस देखेंगे। सो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और हम कैसे इसको पढ़ने जा रहे हैं। सो नाउ without wasting our time student, the first point which is theory of simple bending or pure bending, यहां से स्टार्ट करते हैं, right? So before we start with this point, मैं आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा जो बेसिकली इस चैप्टर में आपको यूज होता है, और वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है shear force bending moment चैप्टर से, SFD PMD चैप्टर से, जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, वो मैं एक बार आपको ग्लिम्स देना चाहूंगा। स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर उस पे सेंट्रल लोड W लग रहा है और इसका स्पैन क्या है, L है। सो डियर स्टूडेंट, इसका जो सपोर्ट रिएक्शन हो जाता है वो हाफ हो जाता है, W/2 अगर ये सेंटर में लग रहा है। अगर ये लोड सेंट्रल लोड है तो रिएक्शन हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वो कहां पे होगा डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा डियर स्टूडेंट, इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा डियर स्टूडेंट, सो इसका बेंडिंग मोमेंट डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो, अगर मैं नाम दे दूं A B और C, तो ये C पे होगा, BM max at C, और ये होगा क्या, W/2 into L/2, कितना होगा डियर स्टूडेंट, W/2 into L/2 which is WL/4। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंट्रल लोड लग रहा है तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो सेंटर में होगा, और वो कितना होगा, WL/4। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूं क्योंकि हम इसको एज एन इनपुट यूज करेंगे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे हम सीधा WL/4 लेंगे अगर ऐसा केस होगा। सो एक केस टियर स्टूडेंट, और जनरली आपको बेंडिंग मोमेंट याद रखना है। यहाँ पे शियर फोर्स तो आपको पता ही है, बट शियर फोर्स का यहाँ पे यूज नहीं है, बिकॉज दिस इज अ concept of pure bending। pure bending का मतलब है there is no shear stress, although that stress is there but we assume it like null and void, means there is no existence of shear stress at that point। so this is what our pure bending deals in। so bending moment dear student, maximum centrally loaded simply supported beam का WL/4 होगा। अगर यही concept dear student
मैं अगर आपको बताना चाहूं, अगर मैं लोड को यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर मैंने बीम को सेम सिंपली सपोर्टेड रखा डियर स्टूडेंट, बट अब लोड अगर इस पे यूडीएल लग रहा है, अगर यूडीएल लग रहा है डियर स्टूडेंट, स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का एक यूडीएल एक्ट कर रहा है, एल स्पैन है डियर स्टूडेंट इस बीम का, एल स्पैन है डियर स्टूडेंट इस बीम का, सो क्या होगा, ऑब्वियसली सबसे पहले ये लोड कितना माना जाएगा, W इंटू एल, और कहां पे माना जाएगा, सेंटर में, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, WL/2 WL/2, सो बेंडिंग मोमेंट अगेन मैक्सिमम सेंटर पे ही होगा डियर स्टूडेंट, और ये मान लो लेट्स से A B और C है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C मैक्सिमम होगा, कहां पे कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट C होगा डियर स्टूडेंट WL/2 इनटू L/2, ये तो होगा इस रिएक्शन फोर्स की वजह से, और ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको प्लस लेता हूं तो इसको माइनस लेना होगा डियर स्टूडेंट, ये क्या है W इंटू L/2, ये इसका ये स्मॉल w है और कितने स्पैन पे लग रहा है, L/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा WL²/2। आपको पता है कि यूडीएल का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL²/2 होता है, तो यहाँ पे W लेकिन L सिर्फ इतना लेंगे विच इज L/2 का होल स्क्वायर बाय 2, व्हाट इट विल बी डियर स्टूडेंट, WL²/4 माइनस ये हो जाएगा WL²/8, सो इफ यू सॉल्व इट it will be coming WL²/8, which is your standard value. So you just have to remember dear student कि अगर simply supported beam UDL से subjected है, so उसका जो reaction होगा वो WL/2 होगा, W means small w, UDL वाली value, और उसका जो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे मैक्सिमम होगा वो होगा WL²/8। तो ये दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ जो आपको याद रखना है, सो एक बार जस्ट मैंने रिकॉल कर दिया, एंड अगेन आई विल एडवाइस यू टू बिफोर यू स्टार्ट द सीइंग वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज गो थ्रू आवर ऑलरेडी मेड shear force bending moment videos, and I think more than 6 videos are there, and you have to see all those in a sequential way. अगर आप एक एक करके नहीं देखोगे और वो भी ऑर्डर में नहीं देखोगे तो आपका shear force bending moment कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो मैंने आपको जीरो लेवल से आपको कॉम्पिटिटिव लेवल सारी थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखो, एंड अगर आपका एसएफ और पीएम का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एंड देन यू कम टू दिस टॉपिक, ऑल्दो इन दिस टॉपिक आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा आपको यूज होगा, बट स्टिल यू नो अगर आप एक स्टैंडर्ड वे में लर्न करना चाहते हो तो उस चैप्टर को लर्न करो, बट ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, right? So dear student, let's start with the bending stresses in beam. So let's see. Okay, so dear student, अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे एक लोड लग रहा है W, so इस लोड को हम shear force बोलते हैं dear student। ये जो लोड है, ये लोड से इसके लाइन ऑफ एक्शन से x डिस्टेंस पे बीम के इस सेक्शन पे बात करोगे तो ये W into x बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड होगा, मींस ये जो सेक्शन है ये इस लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट m से सब्जेक्टेड है जिसकी वैल्यू W into x है। सो ऐसे ही बीम के हर एक सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट एक्ट करता है डियर स्टूडेंट, जो कि क्या होता है, शियर फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि ये बीम है और इस पे एक बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, मान लो ये बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है और ये बीम इस टाइप से बेंड हो रहा है। सो हम ये एज्यूम करते हैं डियर स्टूडेंट कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है वो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे शियर फोर्स नहीं है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। मतलब हम जब बीम पे शियर फोर्स भी लग रहा है और उस शियर फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप हो रहा है, बट अभी हम शियर फोर्स को भूल जाते हैं, अब हम ये मान रहे हैं कि बीम पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है और उसकी वजह से बीम बेंड हो रहा है। अब ये जो बेंडिंग है ये लिमिट से ज्यादा होगी तो बीम फेल हो जाएगा, मतलब ये बेंडिंग मोमेंट अगर लिमिट से ज्यादा होगी तो बीम फेल हो जाएगा। आपको यही चेक करना है कि बीम में बेसिकली बेंडिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड आल्सो ड्यू टू दिस इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगा, इस बीम में एक स्ट्रेस डेवलप होगा और उस वो बेंडिंग नेचर का होगा जिसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट बेंडिंग स्ट्रेस। सो जब भी बीम किसी भी, चाहे दिस इज कॉल्ड सैगिंग, अगर आपको याद होगा इसको बोलते हैं सैगिंग, और अगर इस टाइप की बेंडिंग होगी तो इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट हॉगिंग। तो चाहे सैगिंग हो या हॉगिंग,
दोनों में बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा और अपने को यही कैलकुलेट करना है, यही स्टडी करना है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट। तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप बीम की बात करो तो बीम को हम दो टाइप से एनालाइज करते हैं। एक, अगर हम उस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें, दूसरा जब हम उस पे शियर फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें। तो देखो बीम पे अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको स्टडी करने के लिए बेसिकली एक थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग डेवलप किया गया है और इसी थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग के कुछ एजम्पशंस हैं, उस एजम्पशंस को आपको समझना है और उस एजम्पशंस के बेस पे बीम को हम बेसिकली बेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकते हैं और उस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस और जो अदर थिंग्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे डियर स्टूडेंट कि थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग है क्या, थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग और थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या है। तो देखो वर्ड में ही प्योर बेंडिंग मतलब बेंडिंग के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो जनरली बीम में बेंडिंग के अलावा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस के अलावा क्या होता है, शियर फोर्स। तो यहाँ पे हम शियर फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। प्योर बेंडिंग मींस देयर इज नो शियर स्ट्रेस एग्जिस्टिंग। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि शियर स्ट्रेस को आपने नेग्लेक्ट कर दिया। तो देखो बेंडिंग स्ट्रेस आपको पता है डियर स्टूडेंट कि जहां पे शियर फोर्स जीरो होता है मींस जहां पे साइन चेंज करता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो अगर बीम को सेफ रखना है या बीम को अगर डिजाइन करना है या सेफ डिजाइन करना है तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वहां पे तो शियर फोर्स है ही नहीं ना, वहां पे शियर फोर्स नहीं है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम को अगर हमने सेव कर लिया तो आप समझो कि बीम बेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ रहेगा और उस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो है, सो हम शियर फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मींस उसकी वैल्यू को नल कर सकते हैं। सो हम प्योर बेंडिंग में डील करेंगे और ये डिजाइन इंजीनियर जो बीम को डिजाइन करता है वो बेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीड करता है और थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग को अडॉप्ट करता है। तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। सो डियर स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग कहता है कि बीम पे शियर स्ट्रेस कोई डेवलप नहीं हो रहा है या जो हो रहा है उसको आप नेग्लेक्ट करो फॉर टाइम बीइंग एंड यू प्योरली कंसीडर ओनली बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द बीम, देन यू कैन analyze beam from bending point of view. And if you want to make this beam safe, then you have to separately consider shear stress. And if the beam is safe from shear stress as well as bending stress point of view, means overall your beam is safe. So here we are taking the first step कि beam पे सिर्फ bending stress डेवलप हो रहा है। So dear student, pure bending में बेसिकली कुछ assumptions है, कुछ मान्यता है जो बेसिकली उस assumptions को लर्न करना है आपको। कई बार एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम में इस assumptions के बारे में पूछता है कि मेंशन ऑल द assumptions ऑफ थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। सो याद रखना डियर स्टूडेंट, मैं यहीं पे बता देता हूं कि थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग का assumption और यूलर इक्वेशन जो कि हम कॉलम के फेलियर को एनालाइज करेंगे। ये बीम की बात हो रही है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम वर्टिकल होता है, तो कॉलम पे भी लोड होता है, तो उसके फेलियर के लिए भी यूलर का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। यूलर्स बेसिकली थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम में भी कुछ assumptions है, उसका assumption और थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग का assumption, ये दो assumptions बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बार-बार पूछा जाता है। आपके एसएससी जेईई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, सेमेस्टर सब्जेक्ट्स वगैरह में पूछा जाता है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि इस एग्जाम्पशंस को जरूर आप एक-एक पॉइंट को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली लर्न करो एंड देन यू कैन रियलाइज योर होल एनालिसिस। सो बिफोर वी प्रोसीड विद द थ्योरेटिकल एग्जाम्पशंस, मैं आपको ये बता देता हूं कि थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग बोलता है कि नो शियर स्ट्रेस, टाउ नहीं होगा, जो भी होगा बेंडिंग स्ट्रेस होगा, मतलब बीम में सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो कैसे होगा, तो जरा इसको समझते हैं डियर स्टूडेंट। अभी मैंने बीम को आपको बताया कि बीम पे अगर बेंडिंग मोमेंट एक्ट होगा तो बीम ऐसे बेंड करेगा। लेट्स से सैगिंग का ही केस लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम मोस्टली सैगिंग होता है और कैंटिलीवर मोस्टली हॉगिंग होता है। अगर आपको मैं बताऊं ये कैंटिलीवर है, इस पे अगर आप लोड लगाओगे तो ये कैंटिलीवर बेसिकली ऐसे बेंड होगा डियर स्टूडेंट। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये हॉगिंग है, ये क्या है, हॉगिंग है। और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करोगे, सिंपली सपोर्टेड पे अगर सेंट्रल लोड लगाओगे तो डेफिनेटली आपका सैगिंग होगा। सो अभी हम टिपिकली सैगिंग का केस लेते हैं। सैगिंग में जो चीज समझ लोगे वही हॉगिंग में ही अप्लाई होगा, जहां पे भी कुछ डिफरेंस होगा आई विल लेट यू नो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बीम।
सबसे पहले डियर स्टूडेंट थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में जो एजम्पशंस हैं, साथ साथ थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में बीम को एनालाइज करने के लिए बोला कि एज्यूम करो कि बीम लेयर्स से बना हुआ, मतलब ये जो बीम है आपका, ये बीम को हम बेसिकली लेयर या फाइबर से बना हुआ मानते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, ये एक फाइबर है, एक और लेयर ड्रॉ कर दिया, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर बोल सकते हो या फाइबर बोल सकते हो। तो सबसे पहला जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग में, वो ये कहता है कि बीम को आप लेयर्स से बना हुआ मानोगे। इसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? लेयर और फाइबर्स। सो दीज आर ऑल लेयर्स और फाइबर्स। सो ये एक एजम्पशन कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न करना है। नाउ क्वेश्चन कम्स डियर स्टूडेंट कि जब आप इस पे जब बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है तो बीम ऐसे बेंड होगा, तो जो इसके लेयर्स हैं या फाइबर्स हैं वो भी बेसिकली बेंड होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये भी बेंड होगा, राइट। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है डियर स्टूडेंट कि ये जो फाइबर या ये जो लेयर बेसिकली बेंड हो रहा है, राइट, तो इसमें ये वाला जो लेयर है और ये जो सबसे बाहर वाला लेयर ये दो लेयर बेसिकली बीम का एक्सट्रीम लेयर कह सकते हो। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं एक्सट्रीम लेयर, आउटर लेयर। इसको बोलते हैं आउटर लेयर और एक्सट्रीम लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अंदर वाली लेयर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एक्सट्रीम फाइबर और एक्सट्रीम लेयर है, आउटर लेयर और एक्सट्रीम लेयर और एक्सट्रीम फाइबर, ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं डियर स्टूडेंट। एक्सट्रीम फाइबर, सो ये नीचे वाला एक लेयर एक्सट्रीम फाइबर है, एक बाहर वाला जो ऊपर वाला है ये एक्सट्रीम फाइबर है या एक्सट्रीम लेयर है। ये दोनों बेंड हो रहा है। देखो, अगर बीम सैगिंग टाइप में बेंड हो रही है डियर स्टूडेंट, तो आप ये जो कॉन्सेप्ट कहता है कि बीम के एक चीज इससे पहले आपको समझना होगा डियर स्टूडेंट, बहुत सारे लेयर्स हैं, बट एक एक्सट्रीम लेयर टॉप पे है और एक बॉटम में है, बट एक लेयर ऐसा है जो इसके ट्रांसवर्सल सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास करेगा ना डियर स्टूडेंट, ये एक लेयर है। इस लेयर को या इस प्लेन को आप ऐसा प्लेन भी समझ सकते हो। ये जो प्लेन है इसको बोला जाता है न्यूट्रल प्लेन डियर स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लेयर। और अगर प्लेन बोलते हो तो इसको बोलोगे आप न्यूट्रल प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रल वर्ड कहां से डेवलप हुआ? तो बेंडिंग स्ट्रेसेस एनालिसिस में ये न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है जहां पे कुछ भी नहीं हो, ना वो इस साइड है ना इस साइड है, न्यूट्रल। तो यहां पे बेसिकली न्यूट्रल लेयर का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेसिकली ये पास होता है, ये ऑलवेज याद रखना। और ये जो लेयर है ना न्यूट्रल लेयर, ये लेयर एक ऐसा लेयर है जो बेसिकली इस पे कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, ये कहता है। मतलब ये जो थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग है ये कहता है कि ये जो न्यूट्रल लेयर है, जिसको एनएल बोल सकते हैं शॉर्ट में, एनएल, ये जो न्यूट्रल लेयर में इस पे कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो लेयर्स हैं उन सब में स्ट्रेस डेवलप होगा। सो द ओनली लेयर व्हिच इज स्ट्रेस फ्री इज न्यूट्रल लेयर। सो न्यूट्रल लेयर डियर स्टूडेंट स्ट्रेस फ्री होता है। क्या होता है? स्ट्रेस फ्री और नो स्ट्रेस। ये आप माइंड में बिठा के रखो, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, सिग्मा यहां पे 0 होगा। नाउ कम्स कि अगर सैगिंग हो रहा है तो ये जो न्यूट्रल लेयर के अंदर वाले जो फाइबर्स या लेयर्स हैं वो सब कंप्रेशन में होते हैं, मींस वो सारे लेयर्स कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस से सब्जेक्टेड होते हैं, मींस उसकी लेंथ कम होती है डियर स्टूडेंट। मतलब अगर ये न्यूट्रल लेयर है तो ये सारे क्या है? कंप्रेशन। इस पूरे जोन को ही मैं कंप्रेशन जोन बोलता हूं, कंप्रेशन जोन। अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचो कि किसी भी चीज को ऐसे बेंड कर रहे हो तो ये जो अंदर वाला जो लेयर है ना, बट न्यूट्रल लेयर के अंदर वाला, ये बेसिकली कंप्रेशन जोन होता है। मींस द लेयर्स लाइंग in this compression zone will obviously be subjected with compressive bending stress। तो ये सारे layers जो कि compression zone में है, इसमें बेसिकली सिग्मा बेंडिंग डेवलप होगा, बट किस नेचर का? कंप्रेसिव। ये चीज आपको समझना होगा इस लॉजिक से, कंप्रेसिव डेवलप होगा। बट ये जो न्यूट्रल लेयर के बाहर ये वाला जो लेयर है डियर स्टूडेंट, ये टेंसाइल जोन है। मींस इस जोन में जो भी लेयर्स हैं बेसिकली
उन सब की लेंथ बढ़ेगी और वो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस से डेवलप होगा। सो टेंसाइल जोन बोलते हैं और इसमें बेसिकली क्या डेवलप होगा, सिग्मा बेंडिंग ही होगा वो, लेकिन टेंसाइल नेचर का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट कि ये जो न्यूट्रल लेयर के अंदर कंप्रेसिव जोन डेवलप हो रहा है, न्यूट्रल लेयर के बाहर टेंसाइल जोन डेवलप होगा। लेयर्स जो कि कंप्रेसिव जोन में ऑब्वियसली उसकी लेंथ कम होगी, जो टेंसाइल जोन में है उसकी लेंथ बढ़ेगी। बट जो न्यूट्रल लेयर है वो बेसिकली इंटरफेस है टेंशन और कंप्रेशन जोन का। सो खुद न्यूट्रल लेयर पे कोई स्ट्रेस नहीं होता और ना ही उसकी लेंथ बढ़ती है या घटती है, वो कांस्टेंट रहता है। बट इसके उलट जो अदर लेयर्स हैं उसमें चेंजेस होते हैं। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये समझना है कि बीम में जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा वो आपका बेसिकली टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का होता है। ये चीज बहुत जरूरी है कि ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये बेसिकली है क्या, टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का होता है। नाम हमने बेसिकली बेंडिंग दिया हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस, बट दिस इज फंडामेंटली टेंसाइल और कंप्रेसिव मींस पुल या पुश, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो वो वाला स्ट्रेस है बेसिकली। नाउ क्वेश्चन कम्स डियर स्टूडेंट कि न्यूट्रल लेयर पे ऑब्वियसली जो सिग्मा बेंडिंग होगा वो 0 होगा। बट इसके ठीक उलट अगर आप हॉगिंग में देखोगे डियर स्टूडेंट तो हॉगिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अगर मैं हॉगिंग जो कि कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे मैंने बताया ऐसा होता है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये न्यूट्रल लेयर है जो कि सीजी से पास करता है, तो इसके ऊपर वाला ये टेंशन जोन होगा। ये बेसिकली क्या होगा डियर स्टूडेंट, टेंशन जोन होगा। मतलब इसमें जितने सारे लेयर या फाइबर है उसकी लेंथ बढ़ेगी। बट ये वाला डियर स्टूडेंट जो अंदर है न्यूट्रल एक्सिस के अंदर वाला, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव जोन। सो उल्टा हो जा रहा है, अगर आपको देखोगे तो ये कंप्रेसिव जोन है। तो हॉगिंग में थोड़ा चेंज हो रहा है, सैगिंग में उल्टा कॉन्सेप्ट, सैगिंग में जो कॉन्सेप्ट है उसका ठीक उल्टा हॉगिंग में है। मींस टेंशन और कंप्रेशन जोन इंटरचेंज हो जाता है। तो अगर मैं नटशेल में बोलूं कि एक बीम रेक्टेंगुलर है और उसका रेक्टेंगुलर ट्रांसवर्सल सेक्शन ऐसा है, रेक्टेंगल है, तो न्यूट्रल बेसिकली जो न्यूट्रल लेयर है डियर स्टूडेंट, ये न्यूट्रल लेयर को अगर आप ड्रॉ करो तो उसके ट्रांसवर्सल सेक्शन को एक यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। तो दोनों को जो ज्वाइन करोगे डियर स्टूडेंट, तो ये जो लाइन मिलेगी ना, इसी को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल लेयर एंड न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल लेयर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसका, उसमें बेसिकली जो सीजी से पास करता हुआ जो लेयर है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल लेयर। बट वही न्यूट्रल लेयर उसके ट्रांसवर्सल या लैटरल सेक्शन को जिस दो पॉइंट पे कट करता है उस दोनों को ज्वाइन करोगे तो जो एक लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल लेयर। तो ये भी हमेशा इसके ट्रांसवर्सल सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या सेंट्रॉइड होगा उससे पास करेगा डियर स्टूडेंट। इसको बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस, Na, पॉपुलरली नोन एज Na जहां पे होगा समझ लेना न्यूट्रल एक्सिस। सो इट इज न्यूट्रल एक्सिस Na। सो अब यहां पे देखो डियर स्टूडेंट, अगर सैगिंग हो रही है, अगर बीम सैगिंग हो रही है, तो सैगिंग में न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जितने सारे लेयर्स हैं इन सब में बेसिकली क्या डेवलप होगा डियर स्टूडेंट, कंप्रेशन डेवलप होगा। ये कंप्रेशन होगा और ये वाला जो जोन है नीचे, ये टेंशन जोन होगा, राइट। बट अगर मैं देखूं कंप्रेशन किसमें होगा, सैगिंग में, और टेंशन किसमें होगा, सैगिंग में, नीचे। बट अगर मैं इसको हॉगिंग बोल दूं तो उल्टा हो जाएगा। न्यूट्रल लेयर के ऊपर ये हो जाएगा टेंशन जोन, ये हो जाएगा टेंशन, लेकिन ये कब होगा, हॉगिंग में डियर स्टूडेंट, हॉगिंग में। और नीचे ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट कंप्रेशन, ये हो जाएगा हॉगिंग में। सो आई थिंक ये जो छोटा सा लेकिन इनिशियल कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी ऑफ जो प्योर बेंडिंग है, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में उसमें लेयर्स का कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल लेयर क्या है, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, सीजी से ऑलवेज पास करता है, ये बहुत जरूरी है, सेंट्रॉइड से पास करता है उसकी सेक्शन से, उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, ऑब्वियसली उसकी उसमें स्ट्रेन भी डेवलप नहीं होगा, उसकी लेंथ कम ज्यादा नहीं होगी, रिमेन कांस्टेंट। बट उसके अंदर और बाहर वाले जो जोन और उसमें जो लेयर्स लाई कर रहा है उसमें चेंजेस होते हैं एज पर द गिवन कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत जरूरी है आपको समझना बिफोर वी कॉन्सेप्चुअली गो फॉर
assumptions of theory pure bending. So अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट कि assumptions क्या है theory of pure bending का। तो देखो theory of pure bending का जो assumptions है वो सबसे पहला कहता है कि जो बीम का जो मटेरियल है डियर स्टूडेंट वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है। देखो ये वर्ड बहुत कॉमन है, अगर आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये वर्ड सुनोगे, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। सो होमोजीनियस का मतलब होता है, व्हाट इज होमोजीनियस? सो होमोजीनियस का मतलब होता है इक्वल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। क्या होता है डियर स्टूडेंट? इक्वल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, मतलब मटेरियल का जो कॉम्पोजिशन है वो उसके पूरे लेंथ में थ्रू आउट सेम है, राइट? और आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? इक्वल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। सो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट मींस होमोजीनियस मटेरियल, और आइसोट्रॉपिक मतलब इक्वल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन मींस मटेरियल टेंशन में भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा, कंप्रेशन में भी वही डेवलप करेगा, और टेंशन में भी हर एक डायरेक्शन में सेम होगा। सो आइडिया इज कि डियर स्टूडेंट, और अगर कोई मटेरियल बेसिकली इक्वल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब अनइक्वल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। एनिसोट्रॉपिक मटेरियल डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं उसको? एनिसोट्रॉपिक। सो अनइक्वल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, so that is called anisotropic material, but strength of material में हम anisotropic material में डील नहीं करते, हम by default material को homogeneous और isotropic बोलते हैं डियर स्टूडेंट। so first assumption is material of beam is homogeneous and isotropic। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये आप नोट डाउन करते जाओ। सो जो फर्स्ट एजम्पशन है कि जो मटेरियल ऑफ बीम होगा वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होगा डियर स्टूडेंट, राइट? नाउ कम्स कि जो बेंडिंग हो रही है वो विद इन इलास्टिक लिमिट होगी। जो सेकंड एजम्पशन है वो बीम में जो बेंडिंग हो रही है और उसकी वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा वो उस मटेरियल के विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है डियर स्टूडेंट। सो बेंडिंग विल बी विद इन इलास्टिक लिमिट। जो सेकंड एजम्पशन है वो क्या है? बेंडिंग ऑफ बीम विल बी विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब प्लास्टिक जोन में नहीं होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। और जैसे ही विद इन इलास्टिक लिमिट होगा मींस किस लॉ को फॉलो करेगा डियर स्टूडेंट? हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। यू नो इलास्टिसिटी के लिए हुक्स का लॉ है। सो बेंडिंग ऑफ द बीम विल बी विद इन इलास्टिक लिमिट एंड फॉलोज हुक्स लॉ। सो हुक्स लॉ वैलिड रहेगा, यहां पे हुक्स लॉ बेसिकली बीम पे वैलिड रहेगा, ये चीज आपको समझना है, राइट? नाउ कम्स की अगर आपने देखा कि बेंडिंग में बीम का एक ही बीम का एक पोर्शन कंप्रेशन में है और दूसरा टेंशन में है, तो मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में सेम होगी। तो ये जो थर्ड एजम्पशन है वो होगा E value Young's modulus value, E value for beam will be same in tension and compression। मतलब अलग अलग वैल्यू नहीं होगी, सेम होगी। ये चीज आपको समझना है। ऑब्वियसली आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज को ही फॉलो कर रहा है डियर स्टूडेंट, राइट? अब जो नेक्स्ट एजम्पशन है डियर स्टूडेंट फोर्थ, ये कहता है कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन है बीम का, जो बीम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है जो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल भी है, उसको कट करो तो जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो रेक्टेंगल मिलेगा, सर्कुलर बीम है तो सर्कल मिलेगा, हॉलो सर्कुलर बीम है हॉलो सर्कुलर मिलेगा, स्क्वायर बीम है तो स्क्वायर मिलेगा। तो जो ट्रांसवर्सल सेक्शन है वो बिफोर बेंडिंग प्लेन है, आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन ही होगा, मतलब उसमें कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं होगा। जो बिफोर बेंडिंग प्लेन है वो आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन होगा। तो हम फोर्थ एजम्पशन को क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट? फोर्थ एजम्पशन क्या है आपका? ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ बीम is plane, or you can say will be plane before and after bending, before and after
बेंडिंग, ये बहुत जरूरी है। आप बीम का जो आपका जो ट्रांसवर्सल सेक्शन है वो बिफोर और आफ्टर बेंडिंग बेसिकली क्या होगी, सेम होगी डियर स्टूडेंट। ये बहुत जरूरी है जो आपको समझना है डियर स्टूडेंट, राइट। नाउ आपको ये चीज समझना है डियर स्टूडेंट कि जो बीम है उसमें जो रिजल्टेंट पुल या पुश है वो नहीं होगा। जो उसका सेक्शन है, बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसपे जो रिजल्टेंट पुल या पुश है वो जीरो नहीं होगा, मतलब प्योर ट्रांसवर्सल लोड लग रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। जो रिजल्टेंट पुल या पुश होगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, जीरो होगा, राइट। और मींस आप ये कह सकते हो कि जो लोड है बेसिकली वो प्लेन ऑफ बेंडिंग में ही लगेगा। मतलब जो बीम है ये बेंड हो रहा है, तो बीम जिस प्लेन में बेंड हो रहा है लोड भी उसी प्लेन में एक्ट कर रहा है, मतलब जो लोडिंग होगी वो बेंडिंग प्लेन में ही होगी, ये भी आप समझ सकते हो। the loading will be in plane of bending only, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली आपके assumptions की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं, राइट डियर स्टूडेंट। ओके, एंड द लास्ट assumption डियर स्टूडेंट इज कि बीम जब बेंड होता है ना, अगर आप देखो बीम जब भी बेंड होता है तो बेंड होने के बाद ये कर्वेचर का फॉर्म लेता है, मतलब ये एक सर्कल, ये एक आर्क बना रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एक आर्क फॉर्म कर रहा है, राइट। तो इस आर्क का जो अपना एक रेडियस होगा ना, ये किसी सर्कल का ही तो पार्ट होगा, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा ये इस बीम के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है डियर स्टूडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो बीम जो कि पहले स्ट्रेट है, बेंड होने के बाद कर्व बन गया, बेसिकली इस आर्क बन जाता है, बेसिकली आइडियली हम इसको आर्क मानते हैं। तो इस आर्क का जो रेडियस होगा वही बीम का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सो हम नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पशन ये मानते हैं कि बीम का जो इनिशियली रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा है, और बीम के लैटरल और ट्रांसवर्सल डायमेंशंस जैसे विड्थ और थिकनेस, इन सब के कंपेयर में ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो आई थिंक ये जो सारे एजम्पशंस है, ऑलमोस्ट 5-6 एजम्पशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही बेसिकली इट लेज फाउंडेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। सो थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, उसके एजम्पशंस, उसमें क्या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये डियर स्टूडेंट आपने लर्न कर लिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड बेंडिंग इक्वेशन डियर स्टूडेंट। सो व्हाट इज बेंडिंग इक्वेशन, इस पे हम आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बेसिकली आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका डेरिवेशन भी मैं अभी कराऊंगा, क्योंकि एसएससी जेईई में इसका डेरिवेशन आ चुका है, एंड आई हैव सीन पर्सनली इन AMI सेक्शन बी मैकेनिकल एंड इवन इन वन मोर सब्जेक्ट व्हिच इज डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। इसमें भी बेसिकली कई बार पूछा होगा प्रूफ करने के लिए। बीटेक लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में तो डेफिनेटली आता ही आता है, तो आईएएस सब्जेक्टिव में भी इसको आप ले सकते हो ये डेरिवेशन को। सो ये क्या है, बेंडिंग इक्वेशन को डिराइव करने का। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेंडिंग इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेशन। सो डेरिवेशन विल बी प्योर मैथमेटिकल। मैं कोशिश करूंगा कि जो वहां से क्रक्स पॉइंट है, जो एग्जैक्टली आपको लिखना होता है डेरिवेशन में, वो आप समझ लो। बाकी तो डायग्राम एंड ऑल दोस थ्योरी एंड ऑल पार्ट, like this is the beam applied to the bending moment and all that you can easily write it. So I am just avoiding or skipping those things and putting whole effort in making you understand the fundamental or crux point of the derivation of theory, this bending equation. So let's start. Okay, so dear student, now coming to our very important section of this video, which is bending equation itself. So bending equation क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का। जो स्टूडेंट इस इक्वेशन को नहीं जानता है, समझो वो सोम के बारे में कुछ नहीं जानता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइडली यूज दिस फॉर्मूला, बहुत जगह यूज किया जाता है, नॉट ओनली इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर मैकेनिकल की बात करो तो मशीन डिजाइन वगैरह में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, और इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह में भी, सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत यूज किया जाता है। इस इक्वेशन को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। इस इक्वेशन को बोलते हैं स्टूडेंट m by i is equal to sigma by y is equal to e by r।
बहुत अच्छा सा फॉर्मेट लग रहा है ना, मैथमेटिकली याद करने में बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही मिलते हैं आपको। सो इस टाइप का इक्वेशन अगर आपको याद रखना है तो जनरली अगर आप इक्वेशन देखोगे तो इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इसका रूट, इस टाइप का इक्वेशन होता है। बट ये इक्वेशन एक अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में इट्स लाइक आई कैची, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये इक्वेशन। ऐसे इक्वेशंस अगर इंजीनियरिंग में हो तो मजा आ जाए। सो एनीवे दिस इक्वेशन इज m by I is equal to sigma by y is equal to e by r. Now question comes कि इसमें m, I, sigma, y, e और r क्या है, जरा इसको समझा जाए, क्योंकि फॉर्मूला याद करना आसान है बट उसका यूजुअल मीनिंग्स, यूजुअल नोटेशंस को अच्छे से समझना है। सो सी m क्या है, m को नाम दिया जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, mr। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसको कई बार रेजिस्टिंग मोमेंट भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो वर्ड से क्लियर है कि ये रेजिस्टेंस है, किसके लिए, मोमेंट का, मोमेंट का रेजिस्टेंस है। और यू नो कि बीम पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट लगता है, मींस बीम इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू मोमेंट। तो बीम पे जब मोमेंट लगेगा तो वो उसको, बीम का जो मटेरियल है उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब उसको इक्वल एंड ऑपोजिट बेसिकली एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। सो ये जो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा जो बीम को बेंड होने से रोकेगा, तो बीम के अंदर जब लोडिंग होती है तो बीम पे बेंडिंग मोमेंट एक्ट करता है, और उस बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट जो एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है मटेरियल में, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो न्यूमेरिकली इट्स वैल्यू इज लाइक बेंडिंग मोमेंट ओनली। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट पता है तो उसके इक्वल ही हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेते हैं। बट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक रेजिस्टिंग टेंडेंसी है जो कि मोमेंट को रेजिस्ट करता है, तो इसीलिए इसका नाम है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिंग मोमेंट। बट dear student, in the numerically it is equal to maximum bending moment of the beam। किसी भी बीम पे लोडिंग हो रही है और उस बीम का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा ना, वही उस बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मींस मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस माना जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जिस बीम की वैल्यू हाई होगी डियर स्टूडेंट, वो बीम उतना ज्यादा बेंडिंग को रेजिस्ट कर सकता है। ये आपको याद रखना होगा, मींस वो उतना स्ट्रांग है बेंडिंग के अगेंस्ट। Now what is I? I तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, I का मतलब है कैपिटल I मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया वाला बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका दूसरा नाम होता है डबल मोमेंट ऑफ एरिया। मोमेंट ऑफ एरिया और डबल मोमेंट ऑफ एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ कहने से नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हिच एक्सिस, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, I है डबल मोमेंट ऑफ एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम ऑफ ट्रांसवर्सल सेक्शन। पूरे बीम का I नहीं है, पूरे बीम के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो कि रेक्टेंगुलर अगर है तो ये इसका बेसिकली, अगर आप बीम को देखोगे, ये बीम है, मान लो इस व्यू में ऐसे दिख रहा है आपको, और अगर आप ट्रांसवर्सल सेक्शन देखोगे तो रेक्टेंगुलर बीम है तो ऐसा दिखेगा। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ना कि इस सेक्शन का, इस सेक्शन का नहीं है डियर स्टूडेंट, इस सेक्शन का, ट्रांसवर्सल सेक्शन का। सो एक बार फिर से समझते हैं, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ द बीम अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ये बहुत जरूरी है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इसके ये इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, बट ये नहीं, न्यूट्रल एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है जनरली बीम के लिए डियर स्टूडेंट, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। आपको बेसिकली I निकालने का मतलब है उसके ट्रांसवर्सल सेक्शन का I एक्स निकालना है, मतलब उसके सेंट्रोइडल एक्सिस से मींस न्यूट्रल एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होगा। सो I क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। I के बारे में ऑलरेडी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अगेन मैं एक स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो अगेन मैं बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए मैं ऑलरेडी एक थॉरो वीडियो बना चुका हूं, और उसमें मैंने थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ लिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर जाके इसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। सो अगेन मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि इफ यू आर प्रोसीडिंग फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, सो फर्स्ट गो थ्रू already available videos of ours on this our YouTube channel for moment of inertia and center of gravity. So once you are clear with those videos and the concepts, then you come to this point, क्योंकि यहाँ पे moment of inertia निकालना पता होना चाहिए। हालांकि standards few फिगर्स हैं, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर्स हैं, उसके लिए तो आप जस्ट फार्मूला याद रख सकते हो।
बट अगर आपका आई बीम है, अगर चैनल है, अगर आपका टी सेक्शंस है, इस टाइप का अगर बीम का सेक्शन है, तो डेफिनेटली आपको आई निकालना होगा और उसके लिए कन्वेंशनल मेथड से ही आई निकलेगा, उसके लिए आपको वो वीडियो देखना होगा। सो अगेन आई एम अज्यूमिंग कि आपको आई निकालना पता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड डिनोशन व्हिच इज सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा डियर स्टूडेंट? तो सिग्मा वही बेंडिंग स्ट्रेस है। बहुत पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम समझ चुके हैं कि बीम में बेंडिंग होती है और बेंडिंग की वजह से उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। सो ये सिग्मा बीम के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर आपने शुरू में मेरा टॉपिक देखा होगा, मैंने बोला था बेंडिंग स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस का मतलब है बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, एक बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होता है ना। ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं, उसमें से मैक्सिमम या मिनिमम हमारे लिए ज्यादा कंसर्न रहता है। बट यहाँ पे स्ट्रेसेस का मतलब है कि बहुत सारे लेयर्स हैं। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो ये एक लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है और ये एक्सट्रीम लेयर है। फिर नीचे ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है और ये एक्सट्रीम लेयर है। तो हर लेयर पे अलग-अलग स्ट्रेस डेवलप होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये जो सिग्मा है, ये बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी स्पेसिफाइड लेयर, लेट्स से दिस लेयर, जो कि न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? y डिस्टेंस पे है। तो न्यूट्रल, ये मान लो न्यूट्रल लेयर है, तो यहां से y डिस्टेंस पे ये एक लेयर मैंने मान लिया, तो यहां का सिग्मा हम बात कर रहे हैं, राइट। एंड आप y भी समझ चुके हैं, y क्या है? न्यूट्रल एक्सिस से उस स्पेसिफिक लेयर का डिस्टेंस। ये बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट, सिग्मा और y। अगर मैं रेक्टेंगुलर बीम में, अगर रेक्टेंगुलर बीम का लेट्स से दिस इज योर डेप्थ b एंड दिस इज योर ब्रेड्थ b, अगर मैं y डियर स्टूडेंट d/2 ले लूं, सो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सट्रीम लेयर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एंड इफ आई एम टॉकिंग ऑफ d इज इक्वल टू लेट्स से d/4, तो मैं यहां मिडिल की बात कर रहा हूं, राइट। सो आपको ये समझना होगा कि y क्या है और सिग्मा क्या है। ये y एक लेयर है जो कि न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे है, वहां का सिग्मा है। व्हाट इज r? सो r आपको मैंने अभी बताया था, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से एक बार बता देता हूं, बीम जब बेंड होगा ऐसे, तो उसका ये एक न्यूट्रल लेयर होगा। तो न्यूट्रल लेयर बेसिकली जिस सर्कल का पार्ट होगा, उस सर्कल का सेंटर से इसका जो रेडियस होगा r, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा बीम का रेडियस किस कर्व का है? ना तो आउटर लेयर का, ना ही इनर लेयर का, बेसिकली न्यूट्रल लेयर का होता है। न्यूट्रल लेयर का रेडियस होता है इस पूरे बीम का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जरूरी याद रखना। सो आई थिंक आपको ये जो इक्वेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। ये चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अब मैं इस पे जाऊंगा डियर स्टूडेंट, इसके डेरिवेशन पे, मींस इसको हमें डेराइव करना है। सो डेरिवेशन करने से पहले डियर स्टूडेंट अगेन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा जाता है। मतलब एक ही बार में ये सीधा इक्वेशन नहीं आ जाएगा। ऑब्वियसली ये इक्वेशन आएगा दो पार्ट में। पहले आपको m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y को डेराइव करना होगा, राइट। व्हाट यू हैव टू डेराइव? इनिशियली आपको m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y डेराइव करना है, और फिर सिमिलरली सिग्मा बाय m/i इज इक्वल टू e बाय r आपको डेराइव करना है। क्या डेराइव करना है? m/i इज इक्वल टू e बाय r। तो जब ये दो डेरिवेशन हो जाएगा तो दोनों को क्लब करोगे तो दैट यू कैन राइट m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y इज इक्वल टू e बाय r। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो पूरा इक्वेशन है वो एक बार में डेराइव नहीं होगा। पहले आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा, फिर इसको और इसको प्रूफ करना होगा, एंड देन ऑब्वियसली तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मींस दो पार्ट में डेराइव होगा, ये बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट। सो लेट्स कम टू द डेरिवेशन पार्ट। डेरिवेशन में बहुत थोड़ा दिमाग लगाना है, बट मैं चाहूंगा कि इसको, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं I'll keep its derivation as simple as that. So you just look at our derivational approach, right? So okay, so dear student, before we go for the derivation of bending equation, उसी bending equation के एक छोटे से पार्ट से एक important concept आता है, वो भी पहले आप समझ लो। m/i is equal to sigma by y is equal to e by r, right? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक चीज समझना होता है कि जो सिग्मा है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है y के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन आई से सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y मींस y टू द पावर 1। इसका ये मतलब हुआ कि y अगर बढ़ता है, y अगर न्यूट्रल एक्सिस से हमेशा y होता है, y बढ़ेगा तो सिग्मा भी बढ़ेगा, और y अगर कम होगा डियर स्टूडेंट तो सिग्मा भी कम होगा। सो जहां पे y मैक्स होगा वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्स होगा, जहां पे y मिनिमम होगा वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस
मिनिमम होगा। सो अगर मैं ये लॉजिक डियर स्टूडेंट, और कैसे वेरिएशन हो रहा है, पावर 1, तो लीनियर वेरिएशन है। ये कौन सा वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है डियर स्टूडेंट, ये भी आपको समझना होगा। तो ये कई बार एग्जाम में आता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बीम है जिसका ट्रांसवर्सल सेक्शन लेट से ये है, राइट। तो बेसिकली अगर मैं ये ले लेता हूं लाइन, तो देखो y0 का मतलब है न्यूट्रल एक्सिस इटसेल्फ। y0 का मतलब है न्यूट्रल एक्सिस इटसेल्फ, मतलब अगर y 0 हो जाए तो न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। तो y अगर 0 है तो सिग्मा भी 0 हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस होगा वो 0 होगा। बट जैसे जैसे y बढ़ता जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, दिस एक्सट्रीम फाइबर, ये वाला जो y होगा ना, ये मैक्सिमम होगा, मतलब ये y मैक्स होगा, है ना। और नीचे चूंकि रेक्टेंगल है, सिमेट्रिक होता है, इसीलिए ये नीचे भी y बेसिकली सेम होगा। अगर ये अनइक्वल हो, मान लो ये ऊपर वाला ज्यादा हो और ये वाला कम हो, तो हम हमेशा y मैक्स, मैक्सिमम y पे हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। तो फॉर एग्जांपल एक टी सेक्शन की बात करा जाए, तो टी सेक्शन में मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला डिस्टेंस डियर स्टूडेंट ज्यादा होगा, ये जो y होगा ना, ये y मैक्स होगा। बट ये जो एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस होगा ना, ये इस y से कम होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस कहां पे ज्यादा होगा, यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा डियर स्टूडेंट, ये समझना है। क्योंकि ये जो y न्यूट्रल लेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, तो यहां से ये एक्सट्रीम फाइबर ज्यादा दूर है ना कि ये, तो जो ज्यादा दूर होगा वहां पे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। बट रेक्टेंगल में तो दोनों इक्वल है, इसीलिए दोनों एक्सट्रीम फाइबर पे सेम होगा। ये बहुत जरूरी है कि अपने को y हमेशा मैक्स लेना है, न्यूमेरिकल में भी ये समझना है। क्यों y मैक्स लेना है, क्योंकि y मैक्स पे ही बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, और हम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस में ही डील करेंगे, क्योंकि बीम को हमें सेव करना है। वो न्यूमेरिकल में भी और क्लैरिटी आएगी। सो नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे मैं बेंडिंग स्ट्रेस का एक वेरिएशन डायग्राम बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये मान लो बेसिकली बीम का, बेसिकली ये बीम है, इस बीम में ये वाला पॉइंट क्या है, न्यूट्रल लेयर है, यहाँ पे तो बेंडिंग स्ट्रेस 0 हो गया। और अगर मैं सैगिंग की बात करूं तो ऊपर, यहां से ऊपर कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस होगा, नीचे टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस होगा, और ये एक्सट्रीम लेयर है और ये एक्सट्रीम लेयर है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम कंप्रेसिव होगा, तो मैंने मैक्सिमम कंप्रेसिव को मान लो इतना दिखा दिया और एरो इधर दिखा दिया। फिर और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली इस एरो का साइज कम होता जाएगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूट्रल लेयर y हमारा कम होता जा रहा है, तो अगर आप देखोगे बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन जो कि स्ट्रेट लाइन से होगा, तो इस टाइप का ग्राफ होगा न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर के वेरिएशन का। बट इसके नीचे अगर हम आएंगे तो टेंशन होता है, तो इसीलिए इस लाइन को हम इस साइड ले आएंगे, और एरो भी अब आपका एक्सट्रीम फाइबर जो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जैसे जैसे आप न्यूट्रल लेयर के जाते जाओगे कम होगा। तो यहाँ पे सिग्मा 0, यहाँ पे सिग्मा बेंडिंग कंप्रेसिव ये होगा मैक्स, और ये सिग्मा बेंडिंग टेंसाइल ये होगा डियर स्टूडेंट अगेन मैक्स। और ये जो वेरिएशन ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होगा डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यही बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन ग्राफ हो गया, इसको मैं क्या बोलूंगा, बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन ग्राफ, बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अगर आप देखोगे तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे जब भी अगर आपका इस टाइप का अगर डेवलप होगा डियर स्टूडेंट, इसका एरो चेंज करना होगा, और यू कैन से एरो चेंज नहीं करना होगा बिकॉज हमने इस साइड ले लिया ना, तो एरो को हम इस साइड ही रखते हैं, राइट। बट अगर मैंने इस साइड ही रखा, कई बार अगर मैं ऐसे रखता हूं, मान लो इसको इस साइड ही रखता हूं, तो फिर एरो को बदल दूंगा, इसको मान लो मैंने इधर लिया, अब मैं इसको इधर ले सकता हूं। बट जनरली अगर आप देखो तो ये वाला लॉजिक ज्यादा फॉलो किया जाता है, ये ऐसे
डब्लू जैसा, है ना, डब्लू जैसा शेप आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। तो दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन ग्राफ। और ये कहां से लॉजिक आया है? ये बेसिकली इसी क्वेश्चन से आया है, और ये चीज आपको समझ में आना है, याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट कई बार यूजफुल होता है। मान लो बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन किसी भी बीम का ये है, यहाँ पे 150 न्यूटन है मान लो पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस है, और यहाँ से न्यूट्रल एयर से ये डिस्टेंस मान लो 50 mm। तो यहाँ से मान लो 30 mm पे, यहाँ से 30 mm पे, ये 30 mm है, ये जो लेयर है यहाँ पे मुझे सिग्मा बेंडिंग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बेसिकली या तो मैथमेटिकल अप्रोच करेंगे कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब है सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू y1 बाय y2, राइट। तो इससे हम ले सकते हैं सिग्मा 1, मतलब इसको मैं सिग्मा 1 ले लेता हूं 150 बाय सिग्मा 2, जो कि 30 पे निकालना नहीं पता है, रहने देते हैं, y1 50 y2 30। तो इससे आप बेसिकली सिग्मा 2 निकाल सकते हो, राइट। या अगर इस ग्राफ में ही ऐसे समझो कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है स्टूडेंट, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी लगा देते तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो